Hello everyone, welcome back to my channel. So today is part 7 of नॉस्टेट PYQ प्रैक्टिस. आई होप आप मेरे साथ चल रहे हो, डेली नॉस्टेट का PYQ प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया मिलेगा, रफ ऑफ आइडिया मिलेगा कि यस इस तरीके का MCQ आता है. मैंने जो प्रिपरेशन कर रखी है, जो मेरा जो प्रिपरेशन है वो नॉस्टेट के अलॉन्ग चल रहा है, उस तरीके का MCQ मैं सॉल्व कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. सो दैट दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑल्सो जो PYQ से बहुत सारे कभी कभी MCQ रिपीट होते हैं, उस तरीके का MCQ रिपीट होता है, सेम नहीं बट येस उस तरीके का MCQ रिपीट होता है. सो PYQ प्रैक्टिस करना इज समथिंग वेरी वेरी मस्ट. सो बिफोर स्टार्टिंग हम एक प्यारा सा कोट पढ़ेंगे. दैट इज पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज द ऑप्शनल. सफरिंग जो है डेट इज़ द ऑप्शनल, जब बट जो पेन है ना डेट इज़ इनएविटेबल, जो आप रोक नहीं सकते हो, बट उसको उस पेन से सफ़र करते रहना है या नहीं करना है, डेट इज़ ऑप्शनल, डेट इज़ इन अंडर योर कंट्रोल. ठीक है. सो मेहनत करो. ठीक है. जो पेन अभी आपको मिल रहा है, हर चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना, कहीं पार्टी शादी में नहीं जाना, कहीं घूमने नहीं जाना, पार्टी नहीं करना, प्रॉपर सोना नहीं, बहुत सारी चीज़ों को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं. डेट पेन इज़ टेम्परेरी, है ना. बट अगर आपने ये चीज़ें नहीं की, है ना, सो इससे जो सफरिंग होगा, आपको जॉब नहीं मिल पाएगी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा. डैट विल बी लाइक डैट इज़ योर ऑप्शनल. अगर आपने मेहनत नहीं की, आपको नहीं मिलेगा सिलेक्शन. सो डैट इज़ इन योर अंडर कंट्रोल. तो प्लीज़ अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से कंसिस्टेंटली अपना 100% दो, अपना अच्छे से हार्ड वर्क करो, विथ पॉजिटिव थॉट्स, विथ पॉजिटिव माइंड, विथ लाइक प्रॉपर मोटिवेट होकर अच्छे से पढ़ते रहो. डेट्स द ओनली थिंग. एंड आप क्रैक कर सकते हो एग्जाम को, बहुत ईजी कर सकते हो. इट्स नॉट हार्ड एंड टफ कि आप बिल्कुल कर ही नहीं सकते, सब कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो. ओके. सो स्टार्ट विद द सेशन. दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट प्रायोरिटी से क्वेश्चन आया. ओके. द फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इन अ पेशेंट विथ नीडल स्टिक इंजरी. वेरी वेरी नाइस. मतलब नॉर्सेट का लेवल ही मस्त है. मतलब लोगों को क्यों लगता है हार्ड, क्योंकि नॉर्सेट का जो MCQ है ना, डैट इज़ मतलब प्रैक्टिकल बेस्ड. 70% 60% प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, 30-40% दे आज फैक्चुअल, मतलब कि जो थोड़ा रट्टाफिकेशन वैसा वाला होता है. वरना 50-60% ना वो प्रैक्टिकल बेस्ड पूछते हैं कि ये वो अगर ये कंडीशन हो गया तो आप क्या करोगे, वो कंडीशन हो गया तो क्या करोगे. आपको प्रॉपर वो रेडी कर रहे हैं टू मेकिंग अ नर्सिंग ऑफिसर. कि मतलब आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर जब आप ज्वाइन करोगे तो आप कैसे हैंडल करोगे सिचुएशन को. तो लेट सपोज आपको नीडल स्टिक इंजरी हुई है. द फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इन अ पेशेंट विथ नीडल स्टिक इंजरी. तो आप क्या करोगे, इन्फॉर्म द फिजिशियन इमीडिएटली. आप सबसे पहले फिजिशियन को इन्फॉर्म करोगे, या प्रेस द इंजरी साइट टू एक्सपेल द ब्लड. जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे और ब्लड को एक्सपेल करोगे. वॉश द इंजरी साइट विथ कोपियस अमाउंट ऑफ वाटर और पोस्ट प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट. तो मैंने आपको नीडल स्टिक इंजरी पढ़ाई थी एंड मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कभी भी अगर नीडल स्टिक इंजरी होती है तो क्या करना है. सबसे पहले आप जो भी काम कर रहे हो, यू हैव टू लीव द थिंग, एनीथिंग यू आर डूइंग, यू हैव टू लीव. एंड सबसे पहले आपको, अगर आप ग्लव्स पहन रखो, ग्लव्स को उतार के आपको क्या करना है, यू हैव टू वॉश योर हैंड अंडर रनिंग वाटर फॉर 10 to 15 मिनट्स. आपको कंटिन्यूसली आपको रनिंग वाटर के अंदर, या फिर उन्होंने कॉपियस अमाउंट ऑफ वाटर बोला, दैट्स ऑल्सो नॉर्मल, आपको अपना हाथ अच्छे से धोना है. एंड उस टाइम आपको कुछ ऐसे स्क्यूज नहीं करना है, कुछ ब्लड को एक्सपेल नहीं करना है कि हम ऐसे ब्लड को एक्सपेल करेंगे तो सारा ब्लड एक्सपेल हो जाएगा तो इन्फेक्शन होगा. नो, ना आपको स्क्यूज करना है, ना आपको एक्सपेल करना है, कुछ ऐसा नहीं करना. जस्ट आपको रनिंग वाटर के अंदर आपको आपका हाथ जहाँ पे आपको स्टिक इंजरी हुई है वो धोनी है. ठीक है. आपने प्रॉपर वॉश कर लिया. वॉश करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपके सुपरवाइजर होते हैं, है ना, मतलब जहाँ पे आप वर्किंग करते हैं ना, पता रहता है कि आपको अगर नीडल स्टिक इंजरी हुई है तो क्या करना है. तो आपके सुपरवाइजर या फिर फिजिशियन जो भी है उसको इन्फॉर्म करना है. एंड वो लाइक रिस्क वगैरह देखेंगे एंड अकॉर्डिंग टू रिस्क वो क्या देंगे, आपको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस देंगे. ठीक है ना. सो उसमें आंसर क्या होगा, आंसर इज द सी. क्या करोगे, उन्होंने प्रायोरिटी पूछा ना, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा, वॉश द इंजरी साइट विथ कोपियस अमाउंट ऑफ वाटर. दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. अगर यहाँ पे ये वाला ऑप्शन होता कि आप जो काम कर रहे हो यू हैव टू लीव द वर्क, तो दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, वो फर्स्ट प्रायोरिटी होता. बट यहाँ पे वो वाला ऑप्शन नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सही है. वॉश द इंजरी साइट विथ कोपियस अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है. उसके बाद हम इन्फॉर्म करेंगे, ये हमारा दूसरा है, आइदर इट्स फिजिशियन और सुपरवाइजर, एनीवन, है ना, इन्फॉर्म करेंगे. एंड थर्ड इज द पोस्ट
एक्सपोजर, प्रोफाइलेक्सिस और ट्रीटमेंट आफ्टर रिस्क असेसमेंट, है ना. सो दिस विल बी द थर्ड. ये जो बोला ना प्रेस द इंजरी साइट टू एक्सपेल द ब्लड, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो करना ही नहीं है. तो बी तो बिल्कुल गलत है, या तो ए होता या तो सी होता या तो डी होता. उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी पूछा तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा सी होगा. ठीक है, ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फीमेल कम्स टू अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड स्टेट इरेगुलर bleeding. Okay, the nurse know very well which hormone level decrease can cause the bleeding in menstrual cycle in physiological condition. In this situation which hormone level was false? तो very simple है, आपको पता है कि एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन की कमी की वजह से क्या होता है, एस्ट्रोजन की कमी की वजह से ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती है. ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती है मतलब कि लाइक इन बिटवीन ब्लीडिंग होती है, इन बिटवीन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है उसके इन बिटवीन ब्लीडिंग होती है. प्रोजेस्टेरोन इज अ नॉर्मल है कि जो मेंस्ट्रुएशन में जो हमारा ब्लीडिंग होता है, दैट इज़ अ नॉर्मल ब्लीडिंग, वो प्रोजेस्टेरोन की वजह से होती है. बट एस्ट्रोजन की वजह से ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होती है. यहाँ पे उसको क्या हुआ, इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है ना, इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन. वेरी सिंपल, इट इज़ बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन, नॉट प्रोजेस्टेरोन, नॉट FSH, नॉट थायरोक्सिन. इट इज़ बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन ब्रेक थ्रू या फिर इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है. ठीक है ना, वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट एक्सेप्ट. याद करो, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट पढ़ा है आपने, सी तो सो. अगर आपने मेरी पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर वाली क्लास ली होगी तो उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से मैंने ये क्या बोलते हैं सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट भी बताया. मतलब जो पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग वाला जो क्लास है प्लीज़ अटेंड कर लेना. मतलब काइंड ऑफ क्या बोलते हैं रिवीजन के लिए भी आप उसको यूज़ कर सकते हो. उसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव जो भी एग्जाम में MCQ आ सकते थे वो हर चीज़ मैंने डिस्कस कर रखा है. सो सेफ्टी, अगर हम सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट की बात करें तो उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, साइन इन, टाइम आउट, साइन आउट. एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम्स दे आस्क सी तोसो से, समटाइम्स दे आस्क द कंपोनेंट्स. एवरीथिंग रिलेटेड टू सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट दैट इज गिवन बाय WHO इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो साइन इन मतलब कि बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया जो जो चीज़ें चेक करते हैं. TO टाइम आउट मतलब बिफोर स्किन इंसीजन जो जो चीज़ें चेक करते हैं. साइन आउट मतलब कि बिफोर लिविंग द पेशेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग रूम क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, दैट इज़ द साइन आउट. ठीक है. सो उन्होंने बोला है नेम ऑफ द सर्जन, एनेस्थेटिस्ट और नर्सेज. ये हम करते हैं कब करते हैं, टाइम आउट में करते हैं. बिफोर स्किन इंसीजन हम लाइक वर्बली कंफर्म द लाइक पोजीशन, क्या क्या किसकी क्या पोजीशन है, सबका नाम हम वर्बली कंफर्म करते हैं, याद करो. सो ये हमारा टाइम आउट में होता है. सो ये वाला कंपोनेंट है. वैसे भी उन्होंने क्या पूछा है कि कौन सा नहीं है, एक्सेप्ट पूछा है ना. कंफर्म द पेशेंट्स नेम एंड प्रोसीजर, ये भी करते हैं. ये तो हम साइन इन में भी करते हैं, टाइम आउट में भी करते हैं, तो ये भी करते हैं. कन्फर्म द स्पेसिमेन लेवलिंग फॉर ट्रांसपोर्ट द बायोप्सी, ये हम साइन आउट में करते हैं, तो ये भी करते हैं. कन्फर्म द पेशेंट ब्लड ग्रुप, कन्फर्म कि पेशेंट को कितना ब्लड लॉस होगा, ये करते हैं. कब करते हैं, साइन इन में करते हैं ब्लड. बट हम कन्फर्म द पेशेंट ब्लड ग्रुप नहीं करते हैं. यस, कन्फर्म द पेशेंट ब्लड ग्रुप ड्यूरिंग सर्जरी इज इम्पॉर्टेंट, है ना. लाइक बिफोर सर्जरी हमें करना होता है कि पेशेंट का कौन सा ब्लड ग्रुप है, कोई क्या है, कितना अरेंज हुआ है वगैरह वगैरह. बट कन्फर्म द पेशेंट ब्लड ग्रुप इज़ नॉट इंक्लूडेड अंडर सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट. सो आंसर क्या होगा, डी. डी इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है ना. तो आपको इस तरीके से आपको ईच एंड एवरी कंपोनेंट इन सी तो सो आपको याद होना चाहिए. ठीक है ना. अगर नहीं याद है तो प्लीज़ याद कर लेना, दिस इज़ इंपॉर्टेंट. वहाँ पे हम एग्जाम में ना हम समझ नहीं आता, हम बहुत भूल जाते हैं कि इसमें क्या था, कुछ इसमें क्या था. एंड दे आस्क फ्रॉम द कंपोनेंट कि साइन इन में क्या क्या कंपोनेंट है, कुछ भी पूछ लेते हैं वो सर्जिकल. एक छोटा सा पेपर से वो बहुत सारे MCQ निकाल लेते हैं. ठीक है ना. अब प्रेग्नेंट फीमेल एट 40 वीक ऑफ जेस्टेशन डन नॉन स्ट्रेस टेस्ट एंड रिप्रेजेंट इंक्रीज फिटल हार्ट रेट. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस क्वेश्चन. उन्होंने क्या बोला है कि 40 वीक पर एक जेस्टेशन मदर है, उसका नॉन स्ट्रेस टेस्ट हुआ. आपको पता होगा नॉन स्ट्रेस टेस्ट कैसा होता है. एंड रिप्रेजेंट इंक्रीज द फिटल हार्ट रेट फॉर 15 सेकेंड फ्रॉम बेस लाइन लास्ट फॉर एटलीस्ट 15 सेकेंड्स. तो उन्होंने बोला है कि क्या रिजल्ट है. रिजल्ट यही होता है ना, नॉन स्ट्रेस टेस्ट. एक होता है रिएक्टिव, उसमें आता है, एक नॉन रिएक्टिव आता है. रिएक्टिव मतलब कि रीएश्योरेंस मतलब कि नॉर्मल है, बच्चा नॉर्मल है.
एंड नॉन रिएक्टिव का मतलब कि नॉन रीएश्योरेंस मतलब कि बच्चा नॉर्मल नहीं है। तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता है जो प्रॉपर हम टोको डायनोमीटर लगाते हैं, प्रॉपर लाइक डॉप्लर लगा के हम चेक करते हैं। इसमें कुछ ऐसा लाइक कुछ लाइक क्या बोलते हैं नीडल वगैरह इंसर्ट करना नहीं होता है। प्रॉपर नॉन स्ट्रेस टेस्ट है, मतलब कि कोई स्ट्रेस नहीं देते, सिंपल टेस्ट है जिसमें हम बेबी का देखते हैं कि बेबी जो है वो डिस्ट्रेस वगैरह में तो नहीं जा रहा है। तो इसमें दो चीज़ें आती है, दो फाइंडिंग आपको याद करना है। एक हमारा रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट। रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट का मतलब होता है कि मोर देन और इक्वल, एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट 2 एक्सेलरेशन इन 20 मिनट्स में होना चाहिए। एटलीस्ट 2 एक्सेलरेशन इन 20 मिनट्स का मतलब क्या होता है, मतलब कि मोर देन और इक्वल टू 15 बीट पर मिनट जो हार्ट रेट है फॉर मोर देन और इक्वल टू 15 सेकेंड रहेगा इन 20 मिनट। मीन्स अगर ये है मतलब कि नॉर्मल है, रीएश्योरिंग है, नॉर्मल है, बच्चा एकदम नॉर्मल है। एंड दिस इज द रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट। नॉन रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट कब बोलेंगे, जब अगर 2 एक्सेलरेशन अगर 20 मिनट्स में अगर नहीं होगा तो उसको हम नॉन रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस कहेंगे। मतलब या तो बच्चा एकदम डीप स्लीप पे है तो उसको हमें प्रॉपर वेक करना होता है, या फिर बेबी जो है वो डिस्ट्रेस में है, ये रीज़न हो सकते हैं ना। सो यहाँ पे क्या बोला था उन्होंने कि जो फीटल हार्ट रेट है ना वो 15 सेकंड के लिए फ्रॉम बेस लाइन इंक्रीज हुआ फॉर एटलीस्ट 15 सेकंड के लिए। सो दैट्स अ नॉर्मल, दैट इज द रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट। तो आंसर क्या होगा डी, रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट। वेरी सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इन वर्ल्ड वाइड। सो वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात करें चाइल्ड मोर्टेलिटी में हमारा एक न्यूमोनिया है, एक हमारा न्यूमोनिया है एंड दूसरा हमारा डायरिया है। दिस टू आर द कॉमन चाइल्ड अंडर 5 जो होता है ना, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, मतलब चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है मोस्ट कॉमन बिकॉज ऑफ न्यूमोनिया एंड बिकॉज ऑफ डायरिया है वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना। सो आंसर क्या होगा बी, मोस्ट कॉमन न्यूमोनिया है। उसके अलावा डायरिया भी है बट मोस्ट कॉमन हमारा न्यूमोनिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट हैव ब्लिस्टर वुंड ड्यू टू केमिकल बर्न। अच्छा, केमिकल मतलब केमिकल हुआ है, केमिकल लग गया उसकी वजह से केमिकल बर्न हुआ है तो ब्लिस्टर फॉर्म हो गया। व्हाट इज़ द प्राइमरी इंटरवेंशन फॉर दिस कंडीशन, मतलब कि अगर केमिकल बर्न होगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वॉश द वुंड विथ कोपियस अमाउंट ऑफ वाटर, या फिर एडमिनिस्टर 20 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन, या फिर क्लीन द वुंड कवर विथ एंटीबायोटिक सॉल्यूशन, या फिर नो इंटरवेंशन अंटिल द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केमिकल। वेरी सिंपल, कभी भी अगर केमिकल बर्न होता है ना तो हमें उस केमिकल को हटाना होता है। तो जस्ट हम नॉर्मल वाटर से, जस्ट रनिंग वाटर के अंडर सिंपल वाटर से, कुछ भी उसमें अलग चीज़ यूज़ नहीं करना, सिंपल वाटर से हमें उस केमिकल को अपने सरफेस से जितना हो सके उसको हटाना है, ठीक है। कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं यूज़ करना है, कोई भी न्यूट्रलाइजेशन यूज़ नहीं करना, लाइक एसिडिक बेसिक उसको न्यूट्रलाइज कर दे, नो, कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं करना, कोई भी नॉर्मल सलाइन, कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। तो आंसर क्या होगा, ए होगा, वॉश द वुंड विथ कॉपियस अमाउंट ऑफ वाटर, दैट इज़ योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद लाइक कि हम देखेंगे कि कौन सा केमिकल है, कैसे न्यूट्रलाइज करना है वगैरह वगैरह, वो बाद में आएगा। फर्स्ट है कि हमें उस एरिया को प्रॉपर वॉश करना है। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फीमेल कम्स ऑन फर्स्ट एंटीनेटल विजिट। वेरी नाइस क्वेश्चन, ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, लाइक लिटरली दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अ फीमेल कम्स टू फर्स्ट एंटीनेटल विजिट, मतलब एएनसी में फर्स्ट टाइम वो आई है, फर्स्ट एएनसी विजिट हुई है उसकी एट 10 वीक पे, 10 वीक जेस्टेशन पे, ठीक है ना। एंड स्टेट्स दैट शी ऑलरेडी हैव 2 अर्लियर प्रेगनेंसी, मतलब पहले उसको ऑलरेडी 2 बच्चे हैं एंड दिस इज द थर्ड टाइम, 10th वीक है ना, थर्ड। सो इसका ग्रेविडा कितना होगा, 3, थर्ड टाइम हो रहा है ना ये, सो G3 होगा, ठीक है। कहाँ गया, हाँ, 2 अर्लियर प्रेगनेंसी डेट वॉज डिलीवर्ड 3 years ago इन डेट 1 बेबी डिलीवर्ड एट 36 वीक। 1 बेबी जो है वो 36 वीक पर डिलीवर हुआ है, मतलब कि प्री टर्म है वो, सो क्या होगा, P1 होगा, ओके। एंड अनदर इज डिलीवर्ड एट 39 वीक, मतलब कि ये टर्म बेबी है, सो T1 होगा ऑफ जेस्टेशन। व्हाट इज़ द GTPAL स्कोर, सो G तो हमारा 3 हो गया, T हमारा 1 हो गया, P हमारा 1 हो गया, A अबॉर्शन उसने बोला कुछ अबॉर्शन नहीं हो तो A क्या होगा, 0 होगा, एंड L क्या होगा, दोनों बच्चे लाइव है, किसी की डेथ नहीं हुई, L क्या होगा, 2 होगा। तो आंसर क्या होगा, A, G3 T1 P1 A0 L2। वेरी सिंपल क्वेश्चन, मतलब ये तो हमारा OBG का काइंड ऑफ फंडामेंटल है, तो ये नहीं आएगा तो किसी को कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है ना। द न्यू बॉर्न बेबी पासेज द मिकोनियम विद इन, सो देखो जो न्यू बॉर्न है ना, न्यू बॉर्न बेबी शुड पास द मिकोनियम मतलब स्टूल, पास द स्टूल विद इन 24 to 48 आवर्स,
विद इन 24 to 48 आवर्स में पास करना चाहिए। अगर वो बियॉन्ड 48 आवर्स होता है, इट मीन्स बेबी को हर्शस्प्रंग्स डिजीज़ है या फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ ऐसी चीज़ें फिर हमें फाइंड करना होता है कि बेबी को क्यों स्टूल पास नहीं किया। एक 48 आवर्स हो गया, बेबी ने स्टूल पास नहीं किया, तो आइदर इट्स एक हर्शस्प्रंग्स डिजीज़ हो सकता है या फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। सो विद इन 24 to 48 आवर्स में बेबी को स्टूल पास करना ज़रूरी है, ठीक है। दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट रिसीविंग पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, ओके, टीपीएन बच्चे को नहीं, मतलब एक क्लाइंट को चल रहा है, कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक, वेरी इंपॉर्टेंट, हेडेक हुआ है, ठीक है। द नर्स नोट दैट द क्लाइंट हैज़ इंक्रीज बीपी, मतलब बीपी बढ़ गया है, इसको हम लिखते हैं हेडेक हुआ है, ठीक है, हेडेक हुआ है, और क्या हुआ है, बीपी बढ़ गया है, ठीक है, और क्या हुआ है, बाउंडिंग पल्स है, जो पल्स है ना वो बाउंडिंग है। याद करो कितना सिंपल है, मैंने कितने अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई है टीपीएन में। बाउंडिंग पल्स है, ठीक है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन है, ठीक है, जेवीडी डिस्टेंशन है, ठीक है, एंड क्रैकल्स बायलेटरली, जब आप ऑस्कल्टेट कर रहे हो लंग्स को तो आपको क्रैकल्स बायलेटरली आपको क्रैकल्स ऑस्कल्टेट हो रहा है। द नर्स डिटरमाइंस दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ टीपीएन थेरेपी। तो ये तो अदर ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, लाइक अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, दिस इज़ द क्लासिक एग्जांपल ऑफ हाइपर वॉल्यूमिया। अगर किसी को भी हाइपर वॉल्यूमिया होगा तो ये सारे साइन दिखते हैं, हेडेक होगा, बीपी इंक्रीज हो जाएगा, बाउंडिंग पल्स होगा, क्रैकल्स होगा, है ना, जुगुलर वेनस जो है वो डिस्टेंशन होगा, दिस इज़ द साइन ऑफ हाइपर वॉल्यूमिया, मतलब कि हाइपर वॉल्यूमिया हुआ है। सेप्सिस में क्या होता है, अगर सेप्सिस में लाइक टैकीकार्डिया होता, फीवर होता तो बोलते सेप्सिस है। एयर एम्बोलिज्म में क्या होता, डिस्पनिया होता, चेस्ट पेन होता, सांस लेने में दिक्कत होती है ना, और क्या होता कि हाइपोटेंशन होता, दिस इज़ द साइन ऑफ एयर एम्बोलिज्म। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब हाई जो ग्लूकोज है वो बढ़ गया तो लाइक पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ब्लरिंग विजन, ये सब कुछ सिम्टम्स दिखने को मिलता। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइपर वॉल्यूमिया। आंसर क्या होगा, सी होगा। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टूल इन पेशेंट विथ सिस्टिक फाइब्रोसिस, वेरी सिंपल। सिस्टिक फाइब्रोसिस से मैनी टाइम्स दे आस्क द क्वेश्चन, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस इज द ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। मैंने थोड़ा सा लिखा है इसके बारे में आपके लिए, क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में कुछ चीज़ें आप पता होना ज़रूरी है। सो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस इट इज़ द जेनेटिक डिसऑर्डर है, इट इज़ द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है कि CFTR जो जीन है ना उसमें म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है ना। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें CFTR जीन में क्या होता है, म्यूटेशन होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा क्लोराइड ट्रांसपोर्ट होता है ना अक्रॉस द एपिथेलियल सेल वो एबनॉर्मल हो जाता है, एंड जिसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी सिक्रीशंस है ना, वेदर इट इज़ इन योर लंग्स और GIT और लीवर और क्या बोलते हैं हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जितने भी जहाँ जहाँ सिक्रीशन होता है ना वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, सिक्रीशन थिक हो जाएगा। दिस इज द सिंपल, आपको ऐसे पैथोफिजियोलॉजी सिंपल याद कर लेना है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, म्यूटेशन होता है CFTR जीन्स में, तो जो हमारा क्लोराइड ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारा एबनॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से जितने भी सिक्रीशन होता है ना इन लंग्स, इन GIT, इन लीवर, इन हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सब जगह जो सिक्रीशन है ना वो थिक हो जाता है। तो आप सोचो अगर लंग्स में सिक्रीशन जो है वो थिक हो जाएगा, मतलब थिक म्यूकस होगा, तो जो पेशेंट होगा जो जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, क्योंकि सारा जो सिक्रीशन है वो क्या हो गया, थिक हो गया। सो एयर में क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। GIT में या फिर पेनक्रियाज में अगर सिक्रीशन थिक होगा तो जो पेनक्रियाटिक एंजाइम है वो प्रॉपर रिलीज नहीं होगा, डेफिशिएंसी होगा। तो पेनक्रियाटिक एंजाइम करता है क्या है, फैट एंड प्रोटीन जो वगैरह है उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन करता है, तो मेल एब्जॉर्प्शन होगा फैट एंड प्रोटीन का, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, स्टीयोटोरिया होता है, मतलब कि जो स्टूल है ना वो ग्रीजी फाउल स्मेलिंग स्टूल होता है, जिसको स्टीयोटोरिया बोलते हैं। एंड ऑल्सो मेल न्यूट्रिशन भी होगा क्योंकि प्रॉपर प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, एंड ऑल्सो देयर इज डेफिशिएंसी इन द फैट सोल्यूबल विटामिन में भी डेफिशिएंसी होगा, लाइक A, D, E and K, यही हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन है, उसमें डेफिशिएंसी होता है। प्लस हमारा बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, लिवर में अगर होगा तो बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो कोलेस्टेसिस हो सकता है, इन क्रोनिक में हमारा लाइक सिरोसिस ऑफ लिवर भी हो सकता है। मेल की अगर हम बात करें तो इनफर्टिलिटी हो सकता है, क्यों, क्योंकि जो वास्ट डिफरेंस है ना वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा या फिर कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, एब्सेंस हो जाएगा, है ना, तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। फीमेल में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है बिकॉज ऑफ द थिक सर्वाइकल म्यूकस होगा, है ना। न्यू बॉर्न में क्या होता है, मेकोनियम इलियस हो जाता है, लाइक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एट द बर्थ। सो ये कुछ लाइक हमारा
क्या बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस में देखने को मिलता है। इसमें हम क्या करवाते हैं, स्वेट क्लोराइड टेस्ट भी करवाते हैं, CFTR जीन म्यूटेशन वो भी देखते हैं ना। तो ये सारा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। ये स्वेट क्लोराइड टेस्ट याद रखना, ये पूछ सकते हैं ये, ठीक है ना। सो उन्होंने क्या बोला था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टूल इन अ पेशेंट विथ सिस्टिक फाइब्रोसिस, स्टीयोटोरिया होगा या फिर क्ले कलर स्टूल होगा। सो क्ले कलर स्टूल बेसिकली जो बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना उसमें देखने को मिलता है। डार्क कलर स्टूल मतलब मलेना कब मिलता है, जब अगर अपर GI ब्लीड हो। ब्लडी स्टूल अगर लोअर GI ब्लीड होगा तो हमारा ब्लडी स्टूल होगा। बट इन सिस्टिक फाइब्रोसिस में कहाँ क्या मिलता है, स्टीटोरिया देखने को मिलता है, ग्रीजी फॉल स्मेलिंग स्टूल देखने को मिलता है। सो आंसर क्या होगा, ए, वेरी सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में सी विथ इन्फेक्शियस कंडीशन इन द बॉडी, मतलब कि इन्फेक्शियस कंडीशन अगर बॉडी में होगा तो क्या देखने को मिलेगा, AST लेवल 14 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, दैट इज नॉर्मल। एंड ऑल्सो इन द इन्फेक्शन AST का लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है ना। WBC लेवल 16,000 पर mm³। देखो नॉर्मल जो हमारा WBC का काउंट होता है ना, दैट इज 6 to 11,000 पर mm³ इज नॉर्मल। अगर 11 से ज़्यादा होगा इट मीन्स देयर इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या होता है, हमारा लिकोसाइटोसिस होता है, WBC क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड यहाँ पे WBC का क्या हुआ, 16,000 हो गया, मतलब इंक्रीज होगा, येस। सो दिस इज द साइन ऑफ इन्फेक्शन। अदर एग्जाम्पल क्या है, WBC लेवल 4,000, ये तो कम हो गया। 6 to 11 इज नॉर्मल, तो ये तो कम हो गया, सो ये भी गलत है। बिलिरुबिन लेवल भी हमारा इन्फेक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा दिस इज WBC लेवल मोर देन 16,000, मतलब कि ये इन्फेक्शन बता रहा है क्योंकि WBC काउंट इंक्रीज हो गया, यहाँ पे लिकोसाइटोसिस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बाय व्हाट एज डज अ चाइल्ड्स जेंडर आइडेंटिटी डेवलप, वेरी सिंपल। मैंने आपको माइलस्टोन में बताया था कि चाइल्ड्स को नेम एज जेंडर, नेम एज जेंडर, एंड जो बच्चा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछेगा, आस्क मैनी क्वेश्चन, मतलब क्यों, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। सो आस्क क्वेश्चन, नेम एज जेंडर एंड आस्क क्वेश्चन, वो कब आता है, बाई 3 ईयर्स। बाई 3 ईयर्स नेम एज जेंडर एंड आस्क क्वेश्चन। एंड 4 ईयर पे ना बच्चा मीनिंग भी पूछने लग जाएगा, जो भी चीज़ें हैं चीज़ों की मीनिंग पूछने लग जाएगा बाई 4 ईयर्स। तो इसमें ऑप्शन में 3 ईयर्स क्या होगा, आंसर क्या होगा, बाई 3 to 4 ईयर्स चाइल्ड्स जेंडर आइडेंटिटी डेवलप। उसको पता चल जाता है कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ, ये कब पता चलता है, बाई 3 to 4 ईयर्स। बाई 3 ईयर्स इज द एक्यूरेट एज, है ना। सो ये आंसर होगा। इन अ हेल्थी एडल्ट पर्सन एवरेज पल्स रेट, दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। और क्या होता है ना कि जब इस तरीके का सिंपल क्वेश्चन आता है तो लोग ना एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। सो वहाँ पे हम कुछ और ही करके आ जाते हैं। सो इसका आंसर बी है सिंपल। सॉरी, कि जो पल्स रेट है ना डेट इज़ द नॉर्मल, 60 to 100 इज़ द नॉर्मल पल्स रेट। अगर रेस्पिरेटरी रेट की बात करें तो 12 to 20 इज़ द नॉर्मल। एंड बहुत बार लोग गलत करके आ जाते हैं, तो कभी कभी वो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। ये आपको बिलीव करना है, आपको अपने जो आंसर है उस पर आपको खड़े रहना है, स्टैंड रहना है, आपको ऐसे हिलना नहीं कि नहीं ये नहीं हो सकता है। तो 60 to 100 इज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट पल्स रेट कितना होना चाहिए, 60 to 100 इन द एवरेज एडल्ट पर्सन में। एडल्ट बोला ना, बच्चा नहीं बोला, बच्चा होता तो अलग होता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। यस, देखो इसमें क्या है, आपको कुछ ऐसा क्लाउडी सा दिख रहा है आपको, मतलब कि कुछ ऐसा वाइट सा, थिक सा, ऐसा कर्ड जैसा कुछ दिख रहा है ना, कर्ड जैसा कुछ लग रहा है। तो उन्होंने बोला है वो क्या है, ट्राइकोमोनियासिस है। सो ट्राइकोमोनियासिस में ऐसा वाइट नहीं होता, कर्ड जैसा नहीं होता है। ट्राइकोमोनियासिस में जो वजाइनल जो सिक्रेशन है ना वो कैसा होता है, ग्रीन फ्रॉदी होता है, ग्रीन फ्रॉदी कलर का होता है, दैट इज़ द ट्राइकोमोनियासिस। वजाइनल कैंडिडियासिस, याद करो, वजाइनल कैंडिडियासिस में जो सिक्रीशन है ना वो कर्ड चीज़ लाइक दिखता है प्रॉपर, है ना। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वजाइनल कैंडिडियासिस। एट्रोफिक वजाइनाइटिस, एट्रोफिक वजाइनाइटिस क्या होता है, मतलब कि इसमें जो सिक्रीशन है ना वो ड्राई हो जाएगा। बेसिकली पोस्ट जो मेनोपॉज होता है ना वो वाला सिम्टम्स होता है। एट्रोफिक वजाइनाइटिस मतलब सिक्रीशन जो वो ड्राई होगा, उसमें ऐसा वाइटिस क्लाउडी वाला नहीं दिखेगा। क्लेमाइडिया वजाइनाइटिस, क्लेमाइडिया वजाइनाइटिस में कैसा सिक्रीशन होता है, म्यूकोप्यूरुलेंट होता है, म्यूकोप्यूरुलेंट होता है, ऐसा कर्ड चीज़ जैसा नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया अफेक्ट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द इंडिविजुअल अबाउट 5 to 8 ईयर्स, 10 to 15 ईयर्स, 2 to 3 ईयर्स और नो इफेक्ट टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इसका आंसर क्या होगा, जो हमारा स्किज़ोफ्रेनिया में ना और जो नॉर्मल इंसान है उससे उनमें 15 to 20 जो ईयर्स की जो लाइफ है वो
अफेक्ट होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द सुसाइडल अटैम्प्ट, वो सुसाइडल करने की भी कोशिश करते हैं। उसके अलावा क्या बोलते हैं, उनका और भी चीज़ें, बहुत सारा चीज़ें अफेक्ट होती है, लाइक प्रॉपर मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड भी चीज़ें अफेक्ट होती है ना, प्रॉपर वो अपनी बॉडी का केयर भी नहीं कर पाते हैं। सो 15 to 20 ईयर्स की जो लाइफ है वो उसमें अफेक्ट होती है। तो आंसर क्या होगा? डेट इज़ बी, 10 to 15 ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाई रेड फ्ली? दिस इज इम्पॉर्टेंट। CHN से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से वो इस तरीके का MCQ पूछ लेते हैं। सो म्यूराइन टाइफस जो है ना, म्यूराइन टाइफस इट इज़ कॉज बाय द रेड फ्ली है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। म्यूराइन टाइफस जो है इट इज़ कॉज बाय द रिकेट्सिया टाइफाई, एंड जो हमारा वेक्टर जो इन्वॉल्व होता है डेट इज़ द रेड फ्ली बाइट्स। स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज बाय द सित्सी फ्लाई, एंड रॉकी माउंटेन इज कॉज बाय द टिक फ्लाई। और जो एपिडेमिक टाइफस है ना डेट इज़ कॉज बाय द बॉडी लूज, ठीक है ना। सो इसका आंसर होगा हमारा म्यूराइन टाइफस, ठीक है। व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन इन द चिल्ड्रेन? वेरी सिंपल, ACLS से उन्होंने पूछा है। तो चिल्ड्रेन में आपको पता है, एक हमारा 2 रेस्क्योर होगा तो अलग होता है, और अगर सिंगल रेस्क्योर होगा तो अलग होता है। अगर सिंगल रेस्क्योर होता है तो हम 30:2 में करते हैं, 30 कंप्रेशन एंड 2 वेंटिलेशन करते हैं। एंड अगर 2 रेस्क्योर होता है तो हम 15:2 में करते हैं, है ना, यही होता है। इसका मतलब है 13:2 मतलब कि 100 to 120 कंप्रेशन इन 1 मिनट, है ना। एंड 12 जो नॉर्मल हमारा वेंटिलेशन होता है, 12 वेंटिलेशन इन अ मिनट। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इसमें हमारा क्या होगा? 60 कंप्रेशन 20 वेंटिलेशन गलत होगा, है ना, क्योंकि एक मिनट की ये बात कर रहे हैं ना, तभी तो 20 वेंटिलेशन बोला उन्होंने। 90 कंप्रेशन 30 वेंटिलेशन इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। 90 कंप्रेशन 50 वेंटिलेशन भी रॉन्ग होगा। 100 कंप्रेशन 100 to 120 कंप्रेशन एंड 20 वेंटिलेशन, मतलब बेसिकली 12 वेंटिलेशन होता है, 12 से 20 हमारा नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी, 100 कंप्रेशन एंड 20 वेंटिलेशन। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। देन उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑक्यूपेशनल डिजीज कॉल्ड एंथ्राकोसिस? वेरी सिंपल, ये भी बहुत बार पूछ लेते हैं वो। सो देखो, सिलिका डस्ट से क्या होता है? सिलिका डस्ट से होता है हमारा सिलिकोसिस। क्या होता है? सिलिकोसिस। मैंने आपको ऑक्यूपेशनल जो डिजीज पढ़ाया था CHN में, उसमें मैंने बताया आपको। सिलिका डस्ट से होता है सिलिकोसिस। एस्बेस्टोसिस किससे होता है? एस्बेस्टोस जो डस्ट होता है, एस्बेस्टोस डस्ट से हमारा होता है एस्बेस्टोसिस। कॉटन डस्ट से क्या होता है? कॉटन डस्ट से होता है हमारा बिसिनोसिस। क्या होता है? बिसिनोसिस, बिसिनोसिस कॉटन डस्ट से, कॉटन डस्ट से। एंड कोल्ड डस्ट से क्या होता है? कोल्ड डस्ट से होता है हमारा एंथ्राकोसिस, एंथ्राकोसिस, और इसको ब्लैक लंग भी बोलते हैं ना। सो कोल्ड डस्ट, तो आंसर क्या होगा? डी, डी इज़ द करेक्ट आंसर। एंथ्राकोसिस किससे होता है? कोल्ड डस्ट से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनिंग ऑफ डिप्रेशन एट कम्युनिटी लेवल इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन, प्राइमरी और टर्सरी और प्राइमोडियल। सो देखो, स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी में हम क्या करते हैं? अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। तो स्क्रीनिंग ऑफ डिप्रेशन के इसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। A study was done to identify the number of typhoid cases due to exposure from a common well in the village. Large group were formed of careers. अच्छा, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज़ फ्रॉम रिसर्च से है। एंड लाइक रिसर्च से बेसिकली ना, वो इसी रिसर्च डिज़ाइन से ही बेसिकली क्वेश्चन पूछते हैं। कोहर्ट, केस कंट्रोल, फील्ड ट्रायल, क्रॉस सेक्शनल स्टडी को एग्जांपल दे देते हैं। एंड दे आस्क कि कौन सी स्टडी है। तो मैं इसकी क्लास ले लूँगी प्रॉपर, क्योंकि आई फील कि ये इम्पॉर्टेंट है। यू शुड नो ईच एंड एवरी स्टडी विथ एग्जाम्पल। तो मैं एक क्लास लेने वाली हूँ फॉर रिसर्च फॉर दिस टॉपिक, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो रखा है। कभी वो क्रॉस केस कंट्रोल वाला पूछ लेते हैं, कभी वो कोहर्ट पूछ लेते हैं, है ना। ये कोहर्ट का एग्जाम्पल है। सो मैं ये वाला आपको बताऊंगी उस क्लास में अच्छे से, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इज यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DPT वैक्सीन? सो DPT वैक्सीन हम किस में देते हैं? बच्चों में देते हैं ना, बच्चों में देते हैं। एंड बच्चों में जो IM देते हैं वो कौन से साइड में देना चाहिए? डेट इज वेस्टस लेटरालिस, एंटीरो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में देते हैं, है ना। सो वेस्टस लेटरालिस। सो आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। इन अ पेशेंट द फिजिशियन प्रिस्क्राइब टू इनहेल द बेक्लोमिथासोन।
बेक्लोमिथासोन क्या है, स्टेरॉइड्स है, ठीक है। एंड अल्ब्यूटिरोल, अल्ब्यूटिरोल क्या है, इट इज़ द डायलेटर, जो ब्रोंको डायलेटर है। अल्ब्यूटिरोल क्या है, ब्रोंको डायलेटर है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा में, ठीक है। अस्थमा में उन्होंने ब्रोंको डायलेटर दिया है और स्टेरॉइड्स दिया है, ठीक है ना। एज ए नर्सिंग ऑफिसर हाउ विल यू एडमिनिस्टर दिस मेडिकेशन, फर्स्ट एडमिनिस्टर बेक्लोमिथासोन देन एडमिनिस्टर द एल्ब्यूट्रोल। देखो तो इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ एल्ब्यूट्रोल क्या है। एल्ब्यूट्रोल इज़ अ वेजोडाइलेटर, सॉरी ये ब्रोंको डायलेटर, ब्रोंकस को डायलेट करता है। एंड बेक्लोमिथासोन क्या है, स्टेरॉइड्स है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो हम पहले क्या देंगे, पहले हम ब्रोंको डायलेटर देंगे सो डेट जो ब्रोंकस है वो प्रॉपर डायलेट हो जाए, एंड देन हम बेक्लोमिथासिन देंगे, तब जाके बेक्लोमिथासिन का प्रॉपर अच्छे से इफेक्ट होगा। तो पहले ब्रोंको डायलेटर देना है, मतलब कि पहले एल्ब्यूट्रोल देना है, देन बेक्लोमिथासोन देना है। अब हम पढ़ते हैं ऑप्शन, फर्स्ट एडमिनिस्टर बेक्लोमिथासोन देन एडमिनिस्टर देन एल्ब्यूट्रोल, बिल्कुल गलत। फर्स्ट एडमिनिस्टर एल्ब्यूट्रोल देन एडमिनिस्टर बेक्लोमिथासोन, येस दिस इज द करेक्ट वन। प्रेफरेंस ऑन द पेशेंट, नो ऑल्टरनेटिवली गिव द डोज, नो। सो ये भी गलत है, ये भी गलत है। सबसे पहले हम ब्रोंको डायलेटर देंगे, उसके बाद 5 से 10 मिनट के बाद हम पेशेंट को क्या बोलते हैं, बेक्लोमिथासोन देंगे प्रॉपर इफेक्ट होने के लिए, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कॉमनली यूज्ड इन लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर। सो लेप्रोस्कोपी में सिंपल है, CO2 यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। इट इज सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कोविड वैक्सीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ होल विरियन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। सो उन्होंने बोला है कि कौन सा कोविड वैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक और फाइजर और कोवैक्सीन, किसमें हम होल विरियन मतलब होल वायरस को इनएक्टिवेट करके लेते हैं। सो इट इज़ कोवैक्सीन। जो कोवैक्सीन जो हमारा भारत बायोटेक ने बनाया था, उसमें हम होल इनएक्टिवेट करके वैक्सीन, होल जो वायरस है उसको इनएक्टिवेट करके लेते हैं। सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ कोवैक्सीन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज मैनेजिंग द बैंकिंग प्रोसेस इन इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। सो सिंपल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बैंकिंग प्रोसेस मैनेज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कोडेड बैग इज यूज फॉर डिस्कार्डेड द निडल फॉर BMW मैनेजमेंट। वेरी सिंपल, उन्होंने पूछा है कि BMW मैनेजमेंट में निडल को कहाँ डिस्कार्ड करना है, येलो में, रेड में, पंक्चर प्रूफ वाइट कंटेनर में या फिर ब्लैक में। एंड इसका आंसर बताओगे आप in comment box. Okay, so that's all about. Thank you so much. All the best.